Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 2 सितंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 2 सितंबर 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे और एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में। आज हम लोग सबसे पहले आर्टिकल में चर्चा करने वाले हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के बारे में। यह मिशन क्या है, अभी हमने हाल ही में चर्चा करी थी, ये न्यूज़ में था, अभी फिर से न्यूज़ में आ चुका है, तो मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। इसका बैकग्राउंड और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है इस मिशन को लेकर, ये ओवरऑल सिनेरियो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको मालूम होगा ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये मॉर्निंग में 5 बजे डेली बेसिस पर अपलोड होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए। ओके ना उसके बाद आज के सेकंड आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली। अभी आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मूव फ्रीली को लेकर क्या क्या बोला है, हम लोग देखेंगे ये राइट टू मूव फ्रीली क्या है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद थर्ड आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर चर्चा हो रही है वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन के बारे में। एक नया इन्फेक्शन रशिया के अंदर देखने को मिला है, ये इन्फेक्शन क्या है, इससे क्या खतरा है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग फोर्थ आर्टिकल में डिस्कस करेंगे लेडेड पेट्रोल के बारे में। तो लेडेड पेट्रोल जो है धीरे धीरे खत्म हुआ है, ऐसे बारे में बात करी गई है। तो लेडेड पेट्रोल क्या होता है, लेडेड पेट्रोल प्लस नॉर्मल पेट्रोल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। लेडेड पेट्रोल खत्म होने के से फायदे क्या क्या देखने को मिले हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर, ये सब डिस्कशन होगा। बहुत जबरदस्त आर्टिकल है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज फॉर सोलर पावर को लेकर। तो फार्मर्स को सोलर पावर के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है कि फार्मर को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर दिया जाए, पैसा प्रोवाइड कर दिया जाए और वो सोलर पावर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें और इसी एनर्जी से वो इरीगेशन कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, अपने फील्ड्स पर यहाँ पर ये सब काम कर पाएंगे। अपनी जितनी ज़रूरतें होंगी उतना अपने पास रखेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी या एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वो डिस्कॉम को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये क्या सिचुएशन है आगे हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी चर्चा में है दारा शाइको। ये कौन है, इनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। और एट द लास्ट हम लोग यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चर्चा हो रही है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के बारे में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज क्या है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक तरीके से दर्जा मिला हुआ है। तो हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। मतलब ओवरऑल जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, दीपक यादव एजुकेशन उस चैनल का नाम है, जाकर उसको ज्वाइन कर लेना और वहां से आप लोग पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर लेना। बाय द वे इन दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझसे अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। और एक चीज़ की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से यहाँ पर करना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हो अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप एक लाइक करोगे उसका कोई चार्ज नहीं जाएगा, 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, वीडियो और लोगों तक पहुँचता है। प्लस मैं आपको एक चीज़ ये बताने वाला हूँ, कल का जो डेली करंट अफेयर का वीडियो था अभी तक, यानी जो दीपक यादव एजुकेशन वाला चैनल है यहाँ पर 2 वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड होते हैं। एक होता है हिंदू एनालिसिस डेली बेसिस पर और दूसरा होता है डेली करंट अफेयर वाला जो कि अभी आप लोग देख रहे हो। हिंदू एनालिसिस पर रोज जो है 1 से 1,500 या फिर 2,000 2,500 लाइक्स आ जाते हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर वाले वीडियो पे अभी तक नहीं आते थे। अभी क्या हुआ है, डेली करंट अफेयर वाला वीडियो जो कल वाला वीडियो था उस पर पहली बार 1,000 लाइक्स आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करा करो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। प्लस मैं और अच्छा यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, प्रेजेंटेशन और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं जा रहा है, 1 सेकंड लगेगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है। नाउ बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अपने पिछले करंट अफेयर को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि जो पिछले करंट अफेयर है उसका साथ ही साथ रिवीजन करवा दिया करो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने पहला आर्टिकल देखा था प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरे हो चुके हैं 7 साल और इस बीच में हम लोगों ने देखा है ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले अकाउंट है जिसको हम लोग जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं, इस अकाउंट के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा अकाउंट्स ओपन करवाए हैं, ऐसा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन हुआ ई श्रम पोर्टल के बारे में, यह भी आप लोग मुझे बताओगे। ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है, लेकिन ये किस पर्पस से किया गया है ये आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दे पाओगे।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने कल डिस्कस किया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन हिमालयाज के बारे में। तो देखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है नए प्रोजेक्ट्स लगाने की बात यहाँ पर लगाने को मना किया जा रहा है। जो हिमालय वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला रीजन है, वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। क्यों नहीं लगाए जाएंगे, इसके पीछे के क्या कारण है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको ये भी टाइप करना है। उसके बाद फोर्थ आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था चाइना जो है अपने नए मैरीटाइम रेगुलेशंस लेकर आ चुका है अपने फॉरेन शिप्स के लिए। मान लो कोई विदेशी शिप है, मान लो यहाँ पर ये चाइना है, ठीक है, चाइना के नीचे आपको ये साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा, इधर आपको भारत देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, मान लो इंडिया का यहाँ पर ये शिप जा रहा है, ठीक है, तो इंडिया का जो शिप जा रहा है इसके लिए मतलब कोई भी विदेश का, मान लो चाइना के लिए सारी कंट्रीज विदेश हो गई, तो जितने भी फॉरेन शिप्स हैं उन सभी के लिए चाइना एक नया मैरीटाइम रेगुलेशन ला चुका है, एक नया रूल ला चुका है। वो रूल क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई थी, साउथ चाइना सी क्या है, 9 डैश लाइन क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस करी थी। ओके, उसके बाद एट द सेकेंड लास्ट आर्टिकल में हमने कल डिस्कस किया था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह का ये क्या काम होने वाला है, नीचे कमेंट सेक्शन बताना, ये किस पर्पस के लिए यहाँ पर इसको कमीशन किया गया है अभी। ओके, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था हरिकेन आइडा के बारे में। तो हरिकेन आइडा ये कहाँ पर आया था, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना। ये सारे आर्टिकल कल हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, अभी आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जो ये वो वीडियो है वो 40 से 45 मिनट का है, तो मैं 40 से 45 मिनट का रिवीजन वापस से नहीं करा सकता हूँ। इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया है। आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा है तो आप इजीली इनका आंसर दे पाओगे। और यहाँ पर 40 से 45 मिनट का वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये करंट अफेयर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हैं। यूपीएससी यहाँ पर थोड़ा सा टफ लेवल पर आ जाता है। ऐसा नहीं है, देखो कोई यहाँ पे हल्का बारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो यहाँ पे सिलेबस वाइड है, तो हमें प्रीलिम्स प्लस मेंस सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स को देखने होते हैं और हम लोग उसी के पर्सपेक्टिव से डेली बेसिस पर चलते हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा और आई होप आप सभी लोगों को मालूम होगा जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो आपका जीएस पेपर 3 के अंदर स्टैंड करता है। तो इकोनॉमी के साथ साथ एनवायरमेंट सेक्शन भी आपका जीएस पेपर 3 के अंदर ही स्टैंड करता है, तो दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल में चर्चा हो रही है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के बारे में। अब ये मिशन क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूज़ समझेंगे एग्जैक्टली क्या है। तो आप देख पाओगे मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूँगा आर्टिकल के साथ साथ कि क्या क्या चर्चा हुई है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे चर्चा हुई है जो ऑयल पाम प्लान है फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए, अंडमान्स के लिए, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। अब जो ये मिशन है ये हाल ही में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उनका कहना यह है ये जो मिशन है इसकी वजह से बहुत सारे एरियाज में कंसर्न है, खतरा देखने को मिलेगा। वो क्या खतरा होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब खतरे को जानने से पहले बहुत सारे लोगों को ये नेशनल एडिबल जो ये मिशन प्लान है इसके बारे में नहीं पता होगा, तो पहले हम लोग इसको समझेंगे। ओके, तो रिसेंटली हुआ क्या था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया एक प्लान को। उस प्लान का नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम करके यहाँ पर एक मिशन को लॉन्च किया था। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस ये था कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग 11,000 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं। किस चीज़ के लिए, जो ऑयल पाम होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अपनी कंट्री के अंदर हम लोग ऑयल पाम को प्रोड्यूस करेंगे। ये जो ऑयल है ना, ये जो तेल है, हम लोग दूसरी कंट्रीज़ के आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनसे हम लोग काफ़ी हद तक खरीदते हैं। तो हमारा फोकस ये था कि हम अपनी कंट्री के अंदर खुद प्रोडक्शन करें इस ऑयल पाम का। उसके लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन फोकस कौन से एरियाज में किया गया था, एक नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज में फोकस किया गया था और अंडमान और निकोबार वाले एरिया में फोकस किया गया था, ठीक है, कि इन दोनों एरियाज में इन ऑयल पाम का प्लांटेशन होगा और यहीं पर ऑयल पाम को प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन इन दोनों एरियाज में काफ़ी हद तक कंसर्न वाली बातें आ रही हैं और जो बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है यहाँ पर आप अगर ये मिशन चलाते हो तो यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। वो क्या दिक्कतें होंगी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इस मिशन के बारे में और विस्तार में बता देता हूं क्या क्या एग्जैक्टली बोला गया है। जो ये नेशनल मिशन जो है एडिबल ऑयल को लेकर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। यहाँ पर डिस्कशन ये किया गया है कि आने वाले टाइम पर हम लोग ऑयल पाम का कल्टीवेशन इंक्रीज करेंगे। आप एग्जैक्टली देखोगे तो 2029-30 तक फोकस ये किया जा रहा है कि 16.7 लाख हेक्टेयर के तक यहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। इतने एरियाज में जो है हम लोग ऑयल पाम का कल्टीवेशन करेंगे, उगाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस मिशन में फोकस ये रहा है कि जितने भी ऑयल पाम फार्मर्स हैं, जो भी किसान भाई हैं, हम लोग ऑयल पाम की फार्मिंग करते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उनको कुछ ना कुछ पैसा सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा। साथ ही साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फैसिलिटी दी जाएगी। आपको मालूम होगा एमएसपी यहाँ पर सरकार क्या करेगी, कहीं ना कहीं फार्मर को छोटा सा सपोर्टिव प्राइस प्रोवाइड करवा देगी और ये जो प्राइस है एमएसपी वो भी आने वाले टाइम पर इंक्रीज हो जाएगा।
साथ ही साथ और भी बहुत सारे सपोर्ट और भी बहुत सारे यहाँ पर इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे इस मिशन के अंडर में। और यहाँ पर बोला गया स्पेशल असिस्टेंस भी दिया जाने वाला है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो मतलब फोकस ये है कि कहीं ना कहीं ये जो ऑयल पाम प्रोडक्शन है, अगर हम मात्र एक लाइन में बात करें तो ऑयल पाम प्रोडक्शन का ऑयल पाम की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर चर्चा की गई है। अब देखो स्पेशल फोकस कौन कौन से एरियाज के अंदर किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्कीम है इसका मेन फोकस रहने वाला है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज में, जहां आपको आसाम, मिजोरम ये सारे स्टेट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर यहाँ पे फोकस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इनके वेदर कंडीशंस के हिसाब से जो ऑयल पाम फार्मिंग है ये एग्जैक्टली अच्छी जचेगी, ऐसा बोला गया था। अब यहाँ पर जो ये मिशन है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम पूरा यहाँ पर मिशन डिस्कस कर रहे हैं तो सभी चीज़ कवर कर लेते हैं साथ में। इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार न्यूज़ में आ चुका है। अगर आप लोग मुझसे कहोगे इस आर्टिकल को मैं 10 में से कितने नंबर देना चाहूँगा, तो 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा, इतना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं आज के टाइम पर, ऑयल पाम हो गया, इसके जो प्राइसेस हैं ये हम अपनी कंट्री के अंदर खुद कंट्रोल में लाना चाहते हैं। क्यों हो रहा है, देखो ये सब क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग इस ऑयल को बहुत सारी कंट्रीज से परचेज कर रहे हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज से खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा अपने को। हाँ, तो महंगा पड़ रहा है एग्जैक्टली। अब क्या होगा, इसकी कल्टीवेशन हम लोग अपने कंट्री के अंदर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके दाम हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर कोशिश ये करी जा रही है जो इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है पाम ऑयल का, वो हम लोग 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दें 2025-26 तक। आज के टाइम पर जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी ऑयल पाम हम लोग आज के टाइम पर उगाते हैं वो हम खुद खा जाते हैं, उसके बाद दूसरी कंट्री से मंगाते हैं। अब जितना हम लोग खा जाते हैं उससे हम लोग को अगर फोकस ये है कि 3-4 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करें हम लोग 2025-26 तक, जिससे हम अपनी कंट्री के अंदर कंजम्पशन तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी बेच पाएंगे। ये फोकस होने वाला है हमारे जो है महान भारत का। उसके बाद इस स्कीम के सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला यहाँ पे फोकस ये रखा गया है जो हमारे किसान भाई हैं इनकी इनकम बढ़ेगी, इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इनको कुछ ना कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ इनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ क्या है, आज के टाइम पर जो बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग ऑयल को, उसकी डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। वापस से यहाँ पर वही चर्चा हुई है, रिडक्शन इन इम्पोर्ट। जो भी हम लोग बहुत सारी कंट्री से, आपको पता होगा हम लोग आज के टाइम पर जो पाम ऑयल है वो वेरियस कंट्री से परचेज कर रहे हैं, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सोया ऑयल परचेज करते हैं ब्राजील से, अर्जेंटीना से, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल परचेज करते हैं हम लोग रशिया से, यूक्रेन से। तो कहीं ना कहीं इन ऑयल्स को हम लोग परचेज करें दूसरी कंट्री से। फोकस यही है कि इन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। आने वाले टाइम पे कहीं किसी कंट्री के साथ डिस्प्यूट हो गया, ट्रेड रिलेशंस खराब हो जाएंगे और फिर क्या होगा, व्यापार वगैरह होगा नहीं और हमारे पास ऑयल पहुंचेगा नहीं। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा, मेन फोकस यही है कि हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करें और अपनी सेल्फ रिलायंट बने, अपनी कंट्री को हम लोग क्या बनाएं, सेल्फ रिलायंट बनाएं, आत्मनिर्भर की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। ये हमारा फोकस रहने वाला है। क्वेश्चन ये है कि अभी हमने इस पूरे मिशन को डिस्कस कर लिया है, अभी हमने देखा न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि इस मिशन को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारी डिस्प्यूट्स हैं। सबसे पहला कंसर्न यहाँ पर जो भी हमारे एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है, पहली दिक्कत ये पड़ेगी आपको जब आप ये मिशन इंप्लीमेंट करोगे कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा ट्राइबल लैंड्स के ऊपर। अब ट्राइबल लैंड्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखो ये जो ऑयल पाम है ना, ये जो क्रॉप, एक तरीके से ऑयल पाम एक मोनोकल्चर क्रॉप है। मोनोकल्चर क्रॉप मतलब एक सिंगल क्रॉप को आपके लंबे समय तक उगाना पड़ेगा, इसको लंबा समय चाहिए उगने के लिए, और एक मोनोकल्चर क्रॉप है, आप उस एरिया में सिंगल क्रॉप उगा सकते हो। अब जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं वो तो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, वो तो क्या करते हैं, वो तो एक फील्ड में ही 2 टाइप की क्रॉप उगाते रहते हैं, ठीक है, हर सीजन की क्रॉप उगाते हैं ताकि उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो ये चीज़ सूटेबल नहीं है स्मॉल फार्मर्स के लिए, क्योंकि आप लंबे समय तक एक ही क्रॉप अपने फील्ड में रहने दोगे तो ये अनसूटेबल है स्मॉल फार्मर्स के लिए। ये उन्हीं फार्मर्स के लिए जो कि एक लार्ज एरिया पे बड़े बड़े यहाँ पर किसान देखने को मिलते हैं जिनके पास खूब सारी ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया जो आप नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में पहुंचे हो, यानी कि आपका प्लान क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में जहाँ पर असम, मिजोरम और भी बहुत सारी स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर ट्राइबल पीपल सबसे ज़्यादा हैं, जो आदिवासी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। आप उनके लैंड पर पहुंच रहे हो और इससे क्या होगा, जो ट्राइब्स पीपल है ना उनको डिटैच किया जाएगा उनके आइडेंटिटी से, मतलब उनकी जो ओनरशिप है लैंड, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो लैंड को ओन करते हैं वो लोग, उनको हटाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट होता हुआ आएगा आने वाले टाइम पर। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ को भी खतरा पहुंचा रहे हो। कैसे, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में जाकर आप लोग जो है वहां पर जाकर प्लांटेशन करने वाले हो, बहुत सारे फॉरेस्ट आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, फॉरेस्ट कवर को आप खत्म करोगे। अब फॉरेस्ट को आप कटाई वटाई करोगे तो उससे क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी खतरा पहुंचने वाला है, जानवर कहाँ जाएंगे। ओके,
उसके बाद जो ये पाम है ना, यहाँ पे बोला गया एक कंसर्न वाली बात ये भी है, पाम एक इन्वेजिव है, एक इन्वेजिव प्रजाति। अब इन्वेजिव प्रजाति मतलब ये कोई नॉन नेटिव है। आप कह सकते हो कि मान लो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में, हमारा फोकस ये है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में इस पाम ऑयल को उगाएंगे। तो पाम ऑयल यहाँ पर नेचुरली तो उगता नहीं है, जबरदस्ती आप लोग इसको पुश करके उगा रहे हो, ठीक है। तो जो नॉन नेटिव स्पीशी होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती यहाँ पर उसको उगा रहे हो, एक कोई नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है ये, ठीक है। आप लोग जबरदस्ती यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में ले जाकर इसका ग्रोथ कर रहे हो। इससे एक इंपैक्ट पड़ने वाला है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और भी वेरियस चीज़ों के ऊपर एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ सारे हेल्थ कंसर्न भी हैं, हेल्थ को लेकर काफ़ी सारी चिंता है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑयल पाम की आप क्रॉपिंग करोगे, यानी जो ऑयल पाम होता है जब आप इसकी उगाओगे तो यहाँ पर 300 लीटर पानी चाहिए हर दिन, हर दिन 300 लीटर पानी चाहिए। तो आप समझ सकते हो, साथ ही साथ हाई पेस्टिसाइड चाहिए, आपको बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो हेल्थ कंसर्न्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। जो कंज्यूमर है पाम ऑयल कंज्यूम करेगा उसकी हेल्थ को यहाँ पर डिफेक्शन पहुँच सकता है। ओके उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो फार्मर्स है उनको फेयर प्राइस नहीं मिलता। ऑब्वियस की बात है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। जो हमारे किसान भाई है उनको सही दाम नहीं मिलता है इन चीज़ों का, ठीक है। और क्या होता है, इस जो ये ऑयल पाम है इसको उगाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो इसको प्रोसेसिंग करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग करने में लगभग यहाँ पर 24 आवर्स ऑफ हार्वेस्ट लग जाता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे फार्मर्स को इसका सही प्राइस भी नहीं मिलता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, आई होप आपको सब क्लियर हो गए होंगे। ये सारे चैलेंजेस है, दिक्कतें हैं इसके अंदर। इसी के बारे में आर्टिकल में चर्चा हो रही थी, लेकिन हमने इसको बैकग्राउंड से करंट तक सब कुछ कवर कर लिया है। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस आई होप आप सभी को पता होगा जीएस पेपर 2 के अंदर स्टैंड करता है। यहाँ पे आर्टिकल में चर्चा हो रही है फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड टू मूव अबाउट फ्रीली। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है किस चीज को, कि हम लोगों के पास एक फंडामेंटल राइट है, वो है फ्री टू मूव। हम लोग बिल्कुल फ्री, हम लोग कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं अपने कंट्री के अंदर या कंट्री से बाहर। ओके अब ये मुद्दा क्या था, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है। मुद्दा ये है कि अभी एक केस हुआ, ठीक है, अमरावती का ये केस है, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, जर्नलिस्ट का नाम वगैरह यहाँ पर रिवील नहीं किया गया है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक जर्नलिस्ट थे, उनके ऊपर यहाँ पर क्या करा, वहाँ पर अमरावती के अंदर जो अमरावती वाली पुलिस है उन्होंने क्या करा, जर्नलिस्ट को उसको बाहर निकाल दिया अमरावती से और बोला कि अब यहाँ पर अमरावती के अंदर आ मत जाना, अमरावती के अंदर मत आना, ठीक है। अब इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे थे, देखो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं से इसको छोड़ते हैं, हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि हाँ ये कौन था, ये क्या मुद्दा क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर इनको बाहर कर दिया और बोला कि अब यहाँ पर अंदर मत आना, ठीक है, अमरावती के अंदर। अब ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने पिटीशन डाला इस चीज़ को लेकर कि ये देखो यहाँ पे पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा इस डिसीजन को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल, जो पर्सन है, एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है कहीं पर भी रहने का और कहीं पर भी मूव करने का, और उस राइट को कहीं पर भी मना नहीं किया जा सकता। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, जो अमरावती से यहाँ पर उस व्यक्ति को निकाला गया, उस जर्नलिस्ट को निकाला गया, तो यहाँ पर पुलिस लोगों के द्वारा, तो ये पुलिस का स्टेप गलत था, ठीक है। यहाँ पे ये व्यक्ति सही था, इस व्यक्ति ने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक तरीके से सपोर्ट किया और बोला फंडामेंटल राइट है लोगों के पास कि लोग कहीं भी रह सकते हैं भारत के अंदर। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी नहीं रह सकते हैं, भारत के अंदर फंडामेंटल राइट है राइट टू रिसाइड प्लस राइट टू मूव, कहीं पर भी वो मूव कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो आप इस चीज़ को रिड्यूस नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते। तो मतलब अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट जो है राइट टू मूव वाला, ये एग्जैक्टली क्या है। ओके अब इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये केस क्या है। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, और इंडियन एक्सप्रेस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। यहाँ पे चर्चा हो रही है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ पर है, ये सब कहाँ पे लिखा है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस फ्रीडम टू मूव फ्रीली को सपोर्ट किया है, ये आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारतीय संविधान का है, यहाँ पर ये हर एक सिटीजन को पावर देता है कि वो हर एक सिटीजन हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एक तरीके से राइट है ये अवेलेबल है सभी सिटीजन्स को, सभी शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है कंपनी के, लेकिन ध्यान रखना ये किसी फॉरेनर या लीगल पर्सन को अवेलेबल नहीं है। लाइक कंपनीज या मतलब कोई फॉरेनर कंपनी हो गई, फॉरेनर लीगल पर्सन हो गया, जैसे फॉर्मर कॉर्पोरेशन हो गया, तो इनको यहाँ पर ये राइट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, इनको ये राइट्स नहीं है कहीं पर भी जाकर फ्री मूव करना, लेकिन जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं, हमारी कंट्री के शेयर होल्डर्स हैं हमारे कंपनी के, उन सबको राइट है, उनके लिए यहाँ पर ये अवेलेबल है। ओके
उसके बाद जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसके दो डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, दो पहलू देखने को मिलेंगे। एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। आपको समझना यह है, मतलब इंटरनल मतलब हमारी कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी मूव कर सकता है इनसाइड द कंट्री, और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंट्री, मतलब कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है और विदेश से वापस आना चाहता है, वो काम भी कर सकता है। बिल्कुल छूट है यहाँ पर। जो हमारे सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको बिल्कुल छूट है इस चीज़ की। ओके, वो सब कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर। तो ये आप लोगों को समझना है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है, ठीक है, कि उस व्यक्ति के पास जिसको बाहर निकाला गया था अमरवती से, उसके पास ये आर्टिकल है और उसके पास ये फ्रीडम है, ठीक है, तो वो यहाँ पर अपनी जगह पर आ सकता है। उसके बाद जो आर्टिकल 19 है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है फर्स्ट डायमेंशन को। आपको ध्यान रखना है, ये दो डायमेंशन है जैसा हमने डिस्कस किया, इंटरनल एक्सटर्नल वाले। जो पहला वाला डायमेंशन है वो इंटरनल का है, तो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है पहले वाले डायमेंशन को, और सेकंड डायमेंशन डील करता है राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी से, कि हमें बिल्कुल छूट है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ को लेकर है? अब यहाँ पे आप कहोगे ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल खुला छोड़ दें, किसी चीज़ के ऊपर रोक भी तो लगाई जाएगी अगर वो व्यक्ति सही नहीं हुआ तो मैं अभी आपको बताऊंगा किस किस चीज़ के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। ओके, अभी हम लोग समझते हैं दूसरा। अब दूसरा मुद्दा क्या है? अभी हम लोगों ने देखा क्या, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, लेकिन इसी का ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 इसका सब क्लॉज ई क्या बोलता है, यहाँ पे इसको समझेंगे हम लोग। तो हमारे संविधान का ये आर्टिकल ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति को पूरा हक है, वो हमारे कंट्री में, हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी सेटल हो सकता है। अभी कहाँ पे जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी वाला था वो क्या बोलता था? वो बोलता था हमारे पास फ्रीडम है टू मूव एनीवेयर, हम लोग कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई क्या बोलता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी रह सकते हो, अपने आप को सेटल कर सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इंटरनल बैरियर्स जो भी यहाँ पर थे उन सबको हटाया गया है, यहाँ पर ये बोला गया। उसके बाद ये जो राइट है ये बिल्कुल सब्जेक्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। देखो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस कब लगाए जाएंगे अभी मैं आपको थोड़ी देर, एक सेकंड और रुको, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कब कब रोक लगाई जा सकती है। ओके, नाउ अभी हम लोग समझते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमने इतनी देर से बात कर ली, हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी भी देख लिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई भी देख लिया। अब आर्टिकल 19 एग्जैक्टली क्या है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 19 यहां पर बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, मतलब हम व्यक्तियों को ये एक तरीके से छूट देता है, हम लोग अपने मतलब हमें बिल्कुल फ्रीडम है, हमें आज़ादी, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो हर एक व्यक्ति, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, अपने बिलीव्स को, कन्विक्शन, ये मतलब बोल कर, लिख कर, प्रिंट कर कर, पिक्चर करके, मतलब कैसे भी हम लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें छूट है, हमें कोई दबा नहीं सकता नीचे, ठीक है, ये आर्टिकल 19 बोलता है। उसके बाद आर्टिकल 19 गारंटी देता है कि जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, उनके पास 6 राइट तो हैं ही हैं। कौन कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू रिसाइड एंड सेटल, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये 6 राइट तो हमारे पास हैं ही, आर्टिकल 19 ये बोलता है। और आर्टिकल 19 के ये क्लॉज हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हो गई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बोलता है कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति के ऊपर, मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, मान लो यहां पर कोई व्यक्ति है जिसको मूव करने से मना किया जा रहा है, तो वो किस बेसिस पे मना किया जा सकता है? तो जो रीज़न है ना रिस्ट्रिक्शन के, वो रिस्ट्रिक्शन होंगे सिक्योरिटी के फॉर्म में, मतलब वो व्यक्ति हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा हो, इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन जो है हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ उसके लिए खतरा हो, तो आप कह सकते हो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये आप लोग को समझना है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन के बारे में। ये वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन क्या होता है, ये नाम कैसे पड़ा, बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेंगी। आप देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये यहाँ पे बात करी गई रशिया के अंदर बहुत तेजी से ये जो वेस्ट नाइल वायरस है इसके केसेस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, यहाँ पर ये केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये वायरस क्या है? तो देखो ये जो वायरस है ये फ्लेवी वायरस जीनस का ही मेंबर है। फ्लेवी वायरस जीनस का मेंबर है, तो फ्लेवी वायरस क्या होता है, डोंट वरी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो ये वेस्ट नाइल वायरस है ये कहाँ पर पाया जाता है। अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में और वेस्ट एशिया के अंदर भी देखा जाता है।
ज़्यादातर खतरा किन लोगों को है? देखो, जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं उन, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम जो है एक तरीके से बहुत कमज़ोर है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर आ जाते हैं। उन लोगों को काफ़ी हद तक परेशानी होती है, इनफैक्ट डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये वेस्ट नाइल वायरस क्या है। जैसा मैंने डिस्कस किया, ये फ्लेवी वायरस है। ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस एक फ्लेवी वायरस है। ये जो है जानवर से जानवर में फैलेगा, और जानवर से जानवर में फैलने के साथ साथ जानवर से इंसान में भी फैल सकता है। ठीक है, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बार ये जो वेस्ट नाइल वायरस है, ये युगांडा के अंदर देखा गया था। ये वायरस चिड़िया के अंदर आता है। ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं ये नेचुरल रेजर्वायर्स होती हैं, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। बर्ड्स आर नेचुरल वायरस रेजर्वायर्स। बर्ड्स के अंदर बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस, यहाँ इसकी भी चर्चा हो रही है कि ये बैट से, चमगादड़ से निकल कर आया है। तो बर्ड्स के अंदर यहाँ पर साइंटिस्ट बोलते हैं ये रेजर्वॉयर है भाई, भंडार है, यहाँ पर इनके अंदर वायरसेस बहुत सारे पाए जाते हैं। अब ऐसे यहाँ पर जो वेस्ट नाइल वायरस है ये भी बर्ड्स के अंदर पाया गया था। अब जो यहाँ पर ये जो वायरस है, ये क्या हुआ, ये वायरस बर्ड के अंदर था, लेकिन क्या हुआ, जाकर एक मच्छर ने इस बर्ड को काट लिया। ठीक है, ये जो मच्छर है, मान लो इस मच्छर ने इस चिड़िया को काट लिया, तो ये क्या होगा, ये वायरस इस मच्छर के अंदर आ जाएगा। अब ये जो मच्छर है ये इंसान को काट लेगा, इंसान के अंदर आ जाएगा। ये प्रोसेस है। ठीक है, देखो बर्ड्स के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन इंसान के अंदर कैसे पहुंचा? क्योंकि रशिया के अंदर इंसानों के अंदर ये केसेस देखने को मिलना है। क्यों? क्योंकि इस चिड़िया को मच्छर ने काटा था, इस मच्छर के अंदर ये आ गया इन्फेक्शन, और फिर इस मच्छर ने इंसान को काट लिया, वो इन्फेक्शन इस इंसान के अंदर चला गया। ये है सिंपल सा प्रोसेस। यहाँ पे आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन है ये मॉस्किटो से, आप कह सकते हो मॉस्किटोज इन्फेक्ट हो सकते हैं जब वहाँ बर्ड्स को काटेंगे, और यहाँ पर जो ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है दोबारा से अगर बर्ड्स को काट ले तो उस बर्ड्स के अंदर भी फैला सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन ये है, इससे खतरा क्या है? खतरा यह है डायरेक्टली ब्रेन डैमेज होगा। जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो हिल जाते हैं, ब्रेन के तार। ठीक है, तो मतलब आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज, दिमाग से रिलेटेड डिजीज काफ़ी सारी पैदा हो जाती हैं, वो सब यहाँ पर भी समझाया गया है। ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस की साइकिल क्या होती है, बर्ड से मॉस्किटो में आता है और मॉस्किटो से ये बर्ड में भी जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है वो मॉस्किटो कौन सा है, वो मॉस्किटो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर ये एक तरीके से ये वायरस आ जाता है। ओके, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ये जो वेस्ट नाइल वायरस है या वेस्ट नील वायरस बोल लो, जो नाइल रिवर है ना, ठीक है, नाइल रिवर के वेस्टर्न साइड में, ठीक है, वेस्ट नाइल रिवर के वेस्टर्न साइड में युगांडा देखने को मिलेगा। युगांडा के अंदर वायरस पाया गया था, इस वजह से इसको वेस्ट नाइल वायरस बोला गया है। ओके, पहली बार कहाँ पे? युगांडा के अंदर 1937 के अंदर ये पाया गया था। इसको आइडेंटिफाई किया गया था बर्ड्स के अंदर, नाइल डेल्टा रीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है ह्यूमन के लिए यहाँ पर इन्फेक्शियस है, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पहले ये वायरस देखने को मिलता था। क्वेश्चन ये है ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ट्रांसमिट मैंने आपको बता दिया है, चिड़िया से ये इंसानों के अंदर पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो मच्छर है वो चिड़िया को काट लेगा और वो मच्छर फिर इंसान को काट लेगा, तो उसके अंदर ये वायरस पहुंच जाएगा, और इससे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं, दिमाग से रिलेटेड बीमारियां देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन ये मैंने आपको ये भी बताया, इस बीमारी से आप कह सकते हो इस बीमारी को जो मच्छर फैलाता है उस मच्छर का नाम क्या है? उसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, और यही मच्छर की वजह से जीका, डेंगू, येलो फीवर वायरस भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही मच्छर इस चीज़ को लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन ये है कि इसके लक्षण क्या क्या है, अगर यहाँ पर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लक्षण क्या क्या है? देखो, फ्लेवी वायरस का एक मतलब ये भी होता है, मान लो किसी 5 व्यक्ति को ये हो चुका है। ठीक है, 5 व्यक्ति को अगर यहाँ पर हो चुका है तो 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान पाएगा कि हाँ यार मैं बीमार हूँ, मुझे ये वायरस हो चुका है। 4 को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होगा जैसे बुखार, सर में दर्द, शरीर में दर्द, स्किन के अंदर रैशेस हो रहे हैं या मसल पेन हो रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और एक लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, जान का खतरा भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आपको ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपके ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट क्या है? देखो, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर इसका नहीं बताया गया है, कोई एग्जैक्टली ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मच्छरों से बचना पड़ेगा, मॉस्किटो की बाइट से बचो, यही यहाँ पर एक पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, चर्चा इस पर जारी है, रिसर्च इस पर जारी है। ओके, नाउ अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एनवायरमेंट अगेन आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा हो रही है लेडेड पेट्रोल इरेडिकेटेड ग्लोबली के बारे में। अब यहाँ पर जो लेडेड पेट्रोल है वो एक तरीके से काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। इरेडिकेट मतलब कम हो जाना। ठीक है, तो लेडेड पेट्रोल कम हुआ है। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट दी है यूनेप ने। यूनेप क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ओके, इन्होंने अनाउंस किया जो लेडेड पेट्रोल है वो हमारे दुनिया भर से कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन ये है, आम पेट्रोल तो आपने देखा होगा, लेडेड पेट्रोल क्या होता है? लेड का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, लेडेड पेट्रोल के अंदर एक लेड पाया जाता है, उस लेड का नाम है टेट्राथिल। ओके, टेट्राथिल ये लेड पाया जाता है इस पेट्रोल के अंदर, और आप कह सकते हो ये पेट्रोल और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ध्यान से सुनना,
आपसे क्वेश्चन बन सकता है लेडेड पेट्रोल होगा, लेडेड पेट्रोल के अंदर कौन सा लेड पाया जाता है, वो है टेट्राथिल। ठीक है, टेट्राथिल लेड पाया जाता है लेडेड पेट्रोल के अंदर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपको पता होगा जो लेड है ये काफ़ी खतरनाक होता है, ये जो है एयर के अंदर रिलीज हो जाता है, हवा के अंदर रिलीज होगा और हवा के अंदर टॉक्सिकनेस यहाँ फैलाएगा, एक तरीके से जहरीली हवा को भी जहरीली कर देगा। हैवी पॉल्यूटेंट है और एनवायरमेंट को डैमेज करेगा। एनवायरमेंट को डैमेज करेगा तो पीपल भी डैमेज होते हुए नजर आएंगे, जो लोग हैं वो भी तो एनवायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए भी ये नुकसानदायक माना जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो फोकस ये किया गया है, जो ये लेडेड पेट्रोल है ये काफ़ी हद तक कम हुआ है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो लोगों की डेथ हो रही थी, प्री मेच्योर डेथ, मतलब उनकी समय से पहले ही मौत हो जा रही थी इस गंदे एनवायरनमेंट में रहकर, वो चीज़ बहुत कम हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पर बोला गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग बहुत अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लेडेड पेट्रोल का ही बहुत बड़ा रोल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपको पता ही है दुनिया भर में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भी रोक सकते हैं, ऐसा बोला गया। अब जो लेडेड पेट्रोल का एरा था, एक ज़माने में लेडेड पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, वो एरा कौन सा था, 1970 तक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो गैसोलीन है उनको सोल्ड किया गया है पूरे दुनिया भर में जिसमें लेड पाया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर इसको रोकने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर आप कह सकते हो यूनेप ने अपना एक तरीके से कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स, और इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से इसके अगेंस्ट में चर्चा फैलाई और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस फ्यूल का यूज़ करना रोक दिया। 2002 के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस फ्यूल को यूज़ करना रोका था, जैसे यूएस, चाइना, इंडिया, इन सभी ने यहाँ पर इसको यूज़ करना बंद कर दिया। अभी आपका क्वेश्चन होगा तो रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने इस फ्यूल को बंद किया है, तो जुलाई 2021 की बात है, मतलब इसी साल की बात है, 2 महीने पहले की बात है। अल्जीरिया ने क्या करा था, अल्जीरिया ने ये लेडेड पेट्रोल को अभी अपनी कंट्री से रेडिकेट किया है, खत्म किया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, एक लास्ट कंट्री है जिसने अभी लेडेड पेट्रोल को खत्म किया है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये है लेडेड पेट्रोल को खत्म करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, इसको जरूरत क्या थी खत्म करने की, इसका यूज हम कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत ये थी इसके अंदर लेड पाया जाता है और लेड जो है काफ़ी हार्मफुल है और एक तरीके से पोल्यूशन को बढ़ावा देगा। पोल्यूशन को बढ़ावा देगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, और हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है हम साल 2050 तक क्या करें, ग्रीन हाउस गैस को कम से कम करें, जो भी यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है उसको कम से कम करें, ये हमारा फोकस है। उसके बाद क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, मतलब क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, हमारा जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सी वाटर लेवल बढ़ेगा, जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। ठीक है, इन सब ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको मालूम होगा हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने यहाँ पर यह बताया कि देखो भाई, अगर आप लोगों ने नहीं रोका ये एनवायरमेंट चेंज को, एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को आपने कंट्रोल नहीं किया, तो आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशानी आप सभी लोगों को होने वाली है। उसके बाद बात करेंगे हेल्थ की, तो यहाँ पर बोला गया कि देखो ऑब्वियस सी बात है, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो लोगों की हेल्थ के ऊपर भी नुकसान पहुंचेगा, हार्ट डिजीज पैदा होंगी, कैंसर होगा, स्ट्रोक होगा, ये सब चीज़ देखने को मिलेगी, लोगों के ब्रेन के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, प्लस बच्चों के ऊपर भी यहाँ पर अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा इन सब चीज़ों का। क्वेश्चन यह है, इसको खत्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्यों, क्योंकि आज के टाइम पर हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आपको मालूम होगा 17 गोल्स हमने सेट कर रखे हैं, उसके अंदर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, छठा वाला है, वो बोलता है क्लीन एनर्जी के बारे में, हम लोग क्लीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़ बना सकें, क्लाइमेट एक्शन लिया जाए, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड को प्रमोट किया जाए। तो ये सब चीज़ें कब हो पाएंगी, जब हम पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। तो पोल्यूशन को कम यहाँ पर किया जा रहा है पूरी तरह से, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन अगले आर्टिकल से पहले ये सारी स्टेटमेंट दी है किसने, यूनेप ने। तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जान लो, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, ये एक तरीके से ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। इसको बनाया गया था 5 जून 1972 में। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी हमारा एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो भी हमारी डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पे ध्यान देना, इसका मेन काम है। बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश करता है, जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट हो गई, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक करके, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स को ये पब्लिश करता हुआ नजर आता है। बहुत सारे कैंपेन्स ये चलाता है, बीट पॉल्यूशन, UN75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, तो करके यहाँ पर ये सारे कैंपेन्स चलाता है। उसके बाद यहाँ पर इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कीनिया के अंदर जो नैरोबी है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्लस बहुत सारे एग्रीमेंट्स करे हैं इसने, यहाँ पर आप देख पाओगे, कन्वेंशन है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हो। ओके,
ना आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अगेन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगेन इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर, प्लस ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर चर्चा हो रही है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज फॉर सोलर पावर। जो सोलर पावर है, सूर्य की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करेंगे फार्मर्स और फार्मर्स को सपोर्ट करेगी सरकार। कैसे? उनको पैसा देकर। तो यह है सिंपल सा इसका फंडा। आर्टिकल डाउन टू अर्थ से लिया गया। डाउन टू अर्थ भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स है यूपीएससी करंट अफेयर के मामले में। आप लोग यहां पर ये आर्टिकल देख सकते हो। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंट ईयर में अभी पिछले कुछ सालों में जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे जो सोलर इरिगेशन स्कीम होती है उनको। मतलब सोलर इरिगेशन स्कीम मतलब जो सूर्य की ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम लोग जो है खेतों की सिंचाई कर सकें। ठीक है, खेतों की सिंचाई कर सके उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है और इससे पानी वगैरह वेस्ट भी कम होगा। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। तो यहाँ पर क्या है, सोलर इरिगेशन स्कीम्स को प्रमोट करने की बात की गई है और इन स्कीम्स को आप कह सकते हो कि बहुत सारी स्कीम्स लाई गई, जैसे कि एक पीएम कुसुम नाम था, सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्पार्क प्रोग्राम है। तो ये सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स लाई गई थी। इन स्कीम्स का मेन मकसद था कि मांग करी जाए एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ की। जो भी फार्मर्स हैं, जो भी किसान भाई हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको पैसा दिया जाए, उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए ताकि वो लोग ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट कर सकें, प्लस एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें और यहाँ पर जो इरीगेशन है, सिंचाई वाला हिस्सा है, उसको और ज़्यादा इफिशियंट बना सकें। ओके, अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से इनका फोकस ये रहा है, यहाँ पर जो भी सब्सिडीज़ हैं जिसको हम लोग SIP बोल रहे हैं, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज, यहाँ पर ये क्या करेंगी, कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन वगैरह इसको कम करेंगे, प्लस जो है स्कीम्स वगैरह अच्छी चलेंगी। अभी क्या होगा, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा तो फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ पर तेल लग रहा था, अभी तेल से जो है इरिगेशन सिस्टम चलाया जा रहा था तो वो तेल वगैरह नहीं लगेगा। अभी हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ना वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ये सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक और स्कीम है पीएम कुसुम करके। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोलर इरिगेशन को प्रमोट करती है। उसी प्रकार से ये SIB है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाना ताकि वो लोग जाकर सोलर पंप खरीदें, पावर प्लांट्स करवाएं अपने एरिया के अंदर। मान लो यहाँ पर किसी किसान भाई के पास ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, वो इतने पे इरिगेशन कर ले, इतने पे अपना इतने पे अपना जो क्रॉप वगैरह फसल उगानी है वो खेती कर ले, इतना एरिया यहाँ के ऊपर पावर प्लांट्स लगवा ले, सोलर पावर प्लांट्स लगवा ले। अब सोलर पावर प्लांट्स लगवा के ये एनर्जी जनरेट करेगा। अब जो जितनी इसकी एनर्जी की ज़रूरत है, जितनी मान लो इसकी सिंचाई करनी है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो उतना यहाँ पे अपना यूज़ कर सकता है। बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो बाकी एक्स्ट्रा डिस्कॉम कंपनीज़ को प्रोवाइड करवा सकता है। जो कंपनीज़ हम लोग को जो है पावर्स प्रोवाइड करवाती हैं, तो बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन कंपनीज को दे देगा और ये कंपनीज ही बदला में फार्मर को लगातार पैसा देती रहेंगी। तो फार्मर की इनकम जो है काफ़ी हद तक इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। ये फोकस यहाँ पर किया गया है। ओके, अब यहाँ पर इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहला इको फ्रेंडली अप्रोच है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग इनफैक्ट सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं और एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इससे क्या होगा, वाटर और इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि होता क्या है, फार्मर्स के पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इतना कनेक्शन अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। अब क्या होगा, उनके पास सोलर पावर प्लांट्स हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, उन लोगों को एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ऐसा यहां पर बताया गया। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। यहां पर चर्चा हो रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनको पिक्चर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, दारा सिकोहो यहां पर इनका नाम है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, हाल ही में क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने रिसेंटली सेटअप किया 7 मेंबर का पैनल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हाल ही में जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसने रिसेंटली 7 मेंबर का पैनल बनाया है। उसमें कौन से मेंबर हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं दारा सिकोह की जो कब्र है उनको। ठीक है, इनका मानना यह है ये जो दारा सिकोह है इनको यहाँ पर दफनाया गया था लगभग हुमायूं टॉम्ब के अंदर। ठीक है, लगभग 140 वहाँ पे कब्र देखने को मिल जाएंगी, उनमें से किसी एक में यहाँ पर दफनाया गया था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो उसको यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड था इनका 1615 से लेकर 59 तक यहाँ पर टाइम पीरियड था। जो ये एक तरीके से हमने अभी देखा, दारा सिकोह ये एल्डेस्ट सन थे, किनके? शाहजहाँ के सन थे, शाहजहाँ के बेटे थे। और एक तरीके से इनको लिबरल मुस्लिम बोला जाता है। लिबरल मुस्लिम का मतलब ये है कहीं ना कहीं ये हिंदू और इस्लाम दोनों ट्रेडिशन के बीच में कॉमन चीज़ों को ढूंढते थे, कॉमनिटीज़ को ढूंढते थे। ओके, इन्होंने बहुत सारे इंटरफेथ आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम्स चलाए। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली थी, बहुत सारी नॉलेज थी इनको दोनों ही रिलीजन की, इस्लाम और हिंदुइज्म की। किसी एक रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करते नहीं थे। उसके बाद 1655 में होता क्या है, इनके जो फादर हैं यानी शाहजहाँ, ठीक है, ये क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं क्राउन प्रिंस इनको, यानी कि जो ये एक तरीके से अभी हमने डिस्कस किया शिकोह हैं, इनको क्राउन प्रिंस बना दिया जाता है। लेकिन क्राउन प्रिंस को हराता कौन है? औरंगजेब हरा देते हैं।
ठीक है। औरंगजेब इनके ही यहाँ पर एक यंगर ब्रदर है, तो 1657 में अपने यहाँ पे भाई को हरा देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सिखों हैं, दारा सिखों, इनको मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ये आप देख पाओगे 1659 की बात है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर सिंहासन है वो औरंगजेब के हाथ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करी जा रही है दारा सिखों की, तो इनके एक तरीके से इन्होंने काम किया है इंडियन कल्चर को काफ़ी हद तक प्रमोट करने में, इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। एक तरीके से इन्होंने संस्कृत के बारे में इनको बहुत कुछ मालूम था, पर्शियन के बारे में बहुत कुछ मालूम था, इंडियन कल्चर को ये बहुत दूर तक ले गए। इन्होंने बहुत सारे जो उपनिषद्स हैं इनको ट्रांसलेट किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिंदू रिलीजन के अंदर, ठीक है, जो सॉरी बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं हिंदू रिलीजन के, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के, उसको संस्कृत में, पर्शियन के अंदर इन्होंने ट्रांसफर किया, और इसके थ्रू यहाँ पर जो हिंदी कल्चर है वो यूरोप तक गया। तो आप कह सकते हो इसी चक्कर में यहाँ पर बोला जाता है इंडियन कल्चर को उन्होंने काफ़ी हद तक प्रमोट किया है। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एनवायरमेंट अगेन आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के बारे में। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, दार्जिलिंग के अंदर सब आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर ये रेलवे चलाई गई थी, ठीक है। अब ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस रेलवे के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, इसको बनाया गया था ब्रिटिश एरा में 1879 से लेकर 1881 के बीच में। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हिमालयास में, आप कह सकते हो जो हिमालय की फुटहिल है वहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये दार्जिलिंग देखने को मिल जाएगा। और ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हिल पैसेंजर रेलवे का। मतलब पहाड़ियों के अंदर आपने ट्रेन चलती हुई देखी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन पहाड़ों में यहाँ पर बहुत ही यूनिक तरीके से ट्रेन चलाई गई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। इसको खोला गया 1881 में इसको ओपन किया गया है। पूरा आप ट्रेन में बैठकर पूरा इधर उधर का नज़ारा बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो। फिर उसके बाद जो ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, कुछ इस प्रकार का, मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था, यहाँ पे आपको ये नज़ारा इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, पहाड़ों में ट्रेन चल रही है। और उसके बाद जो ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, इसको डिक्लेयर किया गया है एक यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व धरोहर यहाँ पर स्थल बोला गया, जिसको 1999 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेरेशन मिल चुका था। तो आपको ध्यान रखना है। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है आगे मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर क्या है, और भी बहुत सारे माउंटेन रेलवे देखने को मिलता है। देखो दार्जिलिंग के अंदर एक माउंटेन रेलवे है, उसके बाद और भी बहुत सारे माउंटेन रेलवे से, मतलब पहाड़ों पर ये ट्रेन चलाना, ठीक है, उनको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, उसके बाद दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। इसके नाम से आप लोग देख सकते हो, सबके नाम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक है कलका शिमला रेलवे, ठीक है, ये लोकेटेड है हिमालयन फुटहिल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। 2008 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेरेशन मिला था। ओके, क्वेश्चन ये है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एग्जैक्टली क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब दुनिया भर में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल अनोखी हैं, उनको एक तरीके से विरासत स्थल का पद मिल जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक प्लेस है जो कि लिस्ट करी जाती है यूनेस्को के अंदर। अब यूनेस्को के अंदर लिस्ट तो करी जाती है, साथ ही साथ यूनेस्को वाला बहुत ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करवाता है, इन चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, उनको एक तरीके से मेंटेनेंस वगैरह करता रहता है, रिपेयर करता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, भारत के अंदर कितने विश्व धरोहर हैं? तो आपको ध्यान रखना है, भारत के अंदर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 40 में से 32 तो यहाँ पर कल्चरल हैं, 7 हैं नेचुरल, और एक है कल्चरल और नेचुरल का मिक्स, जिसको हम लोग मिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, अभी रिसेंटली बिल्कुल हाल ही में जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी गई है वो क्या है? तो साल 2021 के अंदर, अभी कुछ दिन पहले ही, जो गुजरात के अंदर धोलावीरा है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद जो रमप्पा टेम्पल है तेलंगाना के अंदर, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।